कपड़े की दुकान नहीं बने। तो हमने इसके लिए कहा कि आप प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सभी का ड्रेस एक होना चाहिए। इस पर निश्चित रूप से कहा है एस सिद्धार्थ साहब को कि आप इन लोगों को प्रमोशन क्यों नहीं देना चाहते हैं, इसमें मंगा लीजिए। और उन्होंने इस पर हामी भरी कि मैं मंगा लेता हूं सभी जिलों से कि किनका वेतन जो है लंबित है और इसको मैं कर देता हूं। मैंने कहा कि वेतन के मुद्दे पर सर कोई समझौता नहीं किया जाए। तो ये दूसरी बात मैं कहा हूं कि गरीबों के बच्चों का ड्रेस अलग हो और अमीरों के बच्चों का ड्रेस अलग हो, निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय दोनों का ड्रेस अलग अलग क्यों। तो ये बड़ा काम है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह के अंदर में वेतन भुगतान से संबंधित मामले सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे। तो मेरी बात को काफी सीरियसली उन्होंने लिया है। तो प्रमोशन के इशू पर हमने बात की। सेवा निरंतरता के मुद्दे पर हमने उनसे बात की कि मैं विधान परिषद के सत्र में भी हमने उठाया था इस मामले को। जो लोग भी आपके ये सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, इसी 3 कारण से कर रहे हैं। 3 में आपने एक मांग पूरी कर दी है और 2 चीज को लटकाए हुए हैं, दोनों चीज को कर दीजिए। और यदि आप ये दोनों चीज कर देते हैं तो किसी भी शिक्षक को आपके सक्षमता परीक्षा से ऐतराज नहीं होगा। और लंबी मीटिंग चली कैबिनेट की और उसके बाद भी उसके पहले लगभग 45 मिनट तक उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी और फिर दोबारा फिर हमसे मिलने के लिए रात में आए। मैं समझता हूं कि उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को काफी गंभीरता। लगातार हमारे जो गुरुजन साथी हैं वह शिक्षक समाज से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को लेकर दूरभाष पर मुझे अवगत करा रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं। तो मैं अपने सभी गुरुजनों की समस्याओं को बस उसी रूप में, जिस रूप में वो मुझे भेजते हैं, मैं उसी रूप में अपर मुख्य सचिव महोदय को भेज देता हूं। और कई मामलों में अपर मुख्य सचिव महोदय संज्ञान भी लेते हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन के मामले में हमने एक आग्रह किया था उनसे। और जब हमने उनसे आग्रह किया कि प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग कर दीजिए, स्कूल अलॉट करके उनकी पोस्टिंग कर दीजिए, तो उन्होंने मुझे उधर से मैसेज दिया कि कोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ है। तो मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि कोर्ट के द्वारा प्रधान शिक्षक के मामले में स्टे लगा है, प्रधानाध्यापक के मामले में नहीं लगा है। और उसका सुखद परिणाम यह हुआ कि हमने उनको जो कन्विंस किया तो वो कन्विंस हो गए और उन्होंने कल बयान भी दे दिया कि प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग हम करेंगे। तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अपर मुख्य सचिव महोदय उस मुद्दे को सही तरीके से या तो कोई उनके पास रख नहीं रहा है या इसके लिए बेहतर तरीके से उनको बताने की आवश्यकता है। तो मैं सोच रहा था कि मैं उनसे मिलूं। और आज इसी कड़ी में मैं सुबह में पत्र ही तैयार कर रहा था अपने शिक्षकों की समस्याओं से रिलेटेड कि पत्र जा करके मैं शिक्षा विभाग में दूंगा। उसी समय मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि मैं मिलना चाहता हूं, मुझे समय दिया जाए। तो उन्होंने 12:45 का समय दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट में और लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग की बात हुई है और मुझे बुलाया गया। तो आनंद फानंद में मैं तैयार हुआ, मैं वहाँ पहुँचा, लेकिन मैं 45 मिनट विलम्ब हो गया। और मैं इतना विलम्ब हो गया कि जब मैं पहुँचा तो ठीक 2 मिनट पहले वो चैम्बर से निकल गए थे, क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग थी, उनको कैबिनेट में जाना था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो 45 मिनट से अधिक आपका इंतज़ार करके अब मैं जा रहा हूँ, कैबिनेट की बैठक है। मैंने कहा कि मैं मुजफ्फरपुर से मुझे आना था। तो उन्होंने कहा कि अगर यह बात मुझे बताए होते तो मैं आपको 3 दिन के बाद समय देता। तो मैंने कहा कि अब तो जो बात थी सो हो गई, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो आप प्रतीक्षा करिए, मैं कैबिनेट के बाद मिलूँगा आपसे। और मैं अपर मुख्य सचिव आदरणीय एस सिद्धार्थ साहब को मैं बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि कैबिनेट के बाद वह केवल मुझसे मिलने के लिए वो आए अपने कार्यालय में, क्योंकि उनके पहुंचने से ठीक पहले उनके निजी सचिव ने फ़ोन किया था कि सर आ रहे हैं, आप आ जाइए। अब मैं गया तो उसके 2 मिनट के बाद वो आए हैं और हमसे मिल करके और फिर साथ साथ ही निकल गए। मतलब कि क्या बातचीत हुई है शिक्षकों को लेकर? शिक्षकों के मुद्दे पर जो बात हुई है, मैं यह बताना चाहता हूँ अपने सभी गुरुजन साथियों को। मैं शिक्षकों के मुद्दे पर तो जो भी बात थी, लिखित बात थी, मैं उस पर भी आऊँगा। और शिक्षकों के अतिरिक्त भी कुछ बातें हुई है, जिन बातों को मैंने, उसके लिए मैं धन्यवाद दिया हूँ अपर मुख्य सचिव महोदय को। कि एक तो मैं डे 1 से, जब मैं शिक्षा के मुद्दे पर जब से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो मेरा एक बहुत हमारी एक मांग रही है कि गरीबों के बच्चों के लिए अलग शिक्षा और अमीरों के बच्चों के लिए अलग शिक्षा क्यों। तो इसके लिए हमने कहा था कि कम से कम किताब तो एक कर दीजिए,
तो मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आप 6 to 8 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की किताब आपने लागू कर दी। अब गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ेंगे जो अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी युगांतकारी घटना है बिहार के लिए। इसको और लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं क्योंकि शिक्षा पर तो सभी लोगों को मतलब रहता नहीं है, लेकिन एस सिद्धार्थ साहब ने इस बात को साइलेंटली कर दिया। यह बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने उनसे इसके लिए धन्यवाद भी दिया और मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि जिस प्रकार से आपने 6 to 8 के लिए किया है, इसको +2 तक के लिए आप कर दीजिए आप अपने कार्यकाल में। उन्होंने हामी भी भरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात, मैं कहा हूँ कि गरीबों के बच्चों का ड्रेस अलग हो और अमीरों के बच्चों का ड्रेस अलग हो। निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय दोनों का ड्रेस अलग अलग क्यों? तो उनका कहना था कि ड्रेस तो मैं इस बार चाह रहा था कि डिपार्टमेंट की ओर से ही सिला जाए। तो हमने कहा कि वो सरकारी विद्यालय में आप भेजिए, ड्रेस जैसे भी भेजिए। लेकिन निजी विद्यालय में क्या होता है कि निजी विद्यालय वाले हमारे शिक्षा विभाग के दबाव में गरीबों के बच्चों का आरटीई के तहत एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन आरटीई के तहत ले लेते हैं तो निःशुल्क उनको पढ़ाना है, और दूसरी ओर ड्रेस के नाम पर फिर दुकान खोल देते हैं, किताब के नाम पर दुकान खोल देते हैं। अब नतीजा होता है कि गरीब के बच्चे जो है उस स्कूल में जा कर के भी और उतना फीस वो वसूल लेता है। तो ये निजी विद्यालय कपड़े की दुकान नहीं बने। तो हमने इसके लिए कहा कि आप प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सभी का ड्रेस एक होना चाहिए। इस पर निश्चित रूप से प्रयास किया जाए। एक आग्रह हमने किया, ये बच्चों के लिए हमारी ये मांग रही है और शिक्षा सुधार के लिए। अब हम आते हैं अपने गुरुजन साथियों की समस्याओं पर। तो मैं अपने तमाम गुरुजन साथियों को मैं इनकलाबी दस्तक के माध्यम से यह बतलाना चाहता हूँ कि हमारे जो भी साथी लोग यह दूर से देखते होंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मैं सोता हूँ जगता हूँ तो केवल और केवल शिक्षकों की समस्याओं को लेकर। अन्य सभी लोगों की समस्या मैं सुनता हूँ। मैं जब बैठता हूँ तो जो भी लोग भी आते हैं तो उनकी तो पैरवी रहती है, सामान्य पैरवी रहती है। किसी अधिकारी को फ़ोन कर दीजिए तो मैं वो सब करता रहता हूँ। लेकिन आपके मुद्दे पर मैं रात दिन जग जग करके लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, एक एक काम करता हूँ। और चूंकि अब मैं संवैधानिक पद पर हूँ तो संवैधानिक पद पर रहने के बाद एक अपनी मर्यादा होती है, इसलिए हम उस ढंग से ही बात को रखना चाहते हैं। हमने जो बात रखी है वहाँ पर जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं जो विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा नहीं दिए, मैंने उनकी बात से शुरुआत की और हमने कहा है एस सिद्धार्थ साहब को कि आप इन लोगों को प्रमोशन क्यों नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना था कि जब हम प्रमोशन देंगे तो आप अगला ग्रेड पे मांगेंगे। तो हमने कहा कि अगला ग्रेड पे आपसे हम क्यों मांगेंगे, आप जो अगला ग्रेड पे देंगे उससे ज़्यादा वेतन हमें ऑलरेडी मिल रहा है। जब ऑलरेडी हमको मिल रहा है तो वह ग्रेड पे लेकर हम क्या करेंगे। 2000 के ग्रेड पे में जो बेसिक ग्रेड के टीचर हैं वो 2400 के ग्रेड पे अगर आज दे दिया जाएगा तो 2400 के ग्रेड पे में जो वेतन होगा वो कम होगा जितना हमको मिल रहा है उससे, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर हमारा तो इंक्रीजमेंट बढ़ता चला गया। तो वैसी स्थिति में मैंने कहा कि ये आप गलत तरीके से इसको समझ रहे हैं। आप ऐसा देख लीजिए कि अब हमें अगला ग्रेड पे नहीं चाहिए, मात्र एक इंक्रीजमेंट बढ़ा दीजिएगा, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड भी थे, उनको लगा कि नहीं बात। मैंने कहा कि अगर आप कन्विंस नहीं हो रहे तो बोलिए, मैं फिर से आपको कन्विंस करता हूँ। तो मेरी बात को काफ़ी सीरियसली उन्होंने लिया है। तो प्रमोशन के इशू पर हमने बात की। सेवा निरंतरता के मुद्दे पर हमने उनसे बात किया कि मैं विधान परिषद के सत्र में भी हमने उठाया था इस मामले को, और सेवा निरंतरता के मुद्दे पर हमने वित्त विभाग का जो सर्कुलर है वो सर्कुलर भी हमने शिक्षा मंत्री जी को दिया था। तो आपको सेवा निरंतरता तो देनी ही चाहिए। और हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपके पूर्व वाले जो थे एसीएस, उस समय में जो उनसे भिड़ंत थी शिक्षकों की और हमारी जो भिड़ंत थी 3 मुद्दों को लेकर थी। एक था कि वो कह रहे थे कि आप परीक्षा दीजिए और परीक्षा देने के बाद में हम 3 जिले का परिभ्रमण योजना चलाएंगे। तो क्या परिभ्रमण योजना, क्या हम परिभ्रमण योजना का मतलब कि वो कह रहे थे कि 3 जिले का विकल्प लेके बार बार पोस्टिंग कर देंगे। तो उस चीज़ को मैंने कहा कि इस चीज़ को तो आपने समाप्त कर दिया कि स्वैच्छिक पोस्टिंग आपने दे दिया, तो एक मांग पूरी हमारी हो गई। एक तो आपने पहले ही कर दी है, दूसरी हम मांग कर रहे हैं कि हमको सर्विस कंटिन्यूटी दे दीजिए। तो सर्विस कंटिन्यूटी आप कैसे न दीजिएगा, हम 2003 से काम कर रहे हैं और बताइए कि 22 साल से कोई काम करेगा उसको आप कहिएगा कि नहीं अब आपकी फ्रेश सेवा काउंट होगी, तो ये नहीं चलेगा। तो सर्विस कंटिन्यूटी आप दे दीजिए। और तीसरा है कि हमारा प्रमोशनल एवेन्यू आप क्यों समाप्त करना चाहते हैं, हमको प्रमोशन क्यों नहीं देना चाहते हैं। 20 साल में तो किसी का प्रमोशन हो जाएगा। तो मैंने कहा है कि जो लोग भी आपके ये सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं इसी 3 कारण से कर रहे हैं।
3 में आपने एक मांग पूरी कर दी है और 2 चीज को लटकाए हुए हैं, दोनों चीज को कर दीजिए। और यदि आप ये दोनों चीज कर देते हैं तो किसी भी शिक्षक को आपके सक्षमता परीक्षा से ऐतराज नहीं होगा और फिर सरकार से टकराहट समाप्त हो जाएगी। अच्छा, कुल मिला के देखा जाए तो बातचीत जो है एकदम शुभ संकेत दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है। आपको मैं बताता हूँ, और बहुत ढेर सारी चीजें हैं उस पर हमने जो बात की है, तो उसमें जो उनका जो स्टैंड था, मैंने उन्होंने एक चीज साफ साफ कहा है कि मैं अभी कोई कमेंट आपको नहीं दूंगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन आप मुझे सारा पेपर दे दीजिए, मैं आपका एक एक चीज मैं पढ़ूंगा। और सारे पेपर को मैंने उनको हैंडओवर कर दिया है। जो भी मौखिक बातें हुई है उसमें ट्रांसफर के इश्यूज पर भी कि भाई आप स्थानांतरण दीजिए, जो भी शिक्षिकाएं हैं अपने घर से दूर दराज हैं अपने पास चली जाएं, शिक्षा इससे प्रभावित हो रही है। अनुकंपा आश्रितों की बहाली के लिए भी हमने दिया है। और वेतन के मुद्दे पर काफी गंभीरता से, क्योंकि पिछले दिनों अभी जो पत्र निकला है कि जो लोग भी अगर एचआरएमएस नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों का वेतन नहीं मिलता तब तक पदाधिकारियों का वेतन नहीं मिलेगा, तो हमने ही उनको दिया था। मैं उनको व्हाट्सएप पर भेजा था, कुछ शिक्षकों ने मुझे दिया था 5 महीने से वेतन नहीं मिला, कैसे जिएंगे, कैसे, मैंने हूबहू फॉरवर्ड कर दिया था। और हमने कहा था कि सर 5 महीने तक वेतन नहीं मिलेगा, वो शिक्षक कैसे जिएगा। तो उसके बाद उन्होंने एक कड़ा पत्र निकाला कि जब तक शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होगा पदाधिकारियों का भी वेतन नहीं मिलेगा। तो इस मामले में मैंने उनसे एक आग्रह किया है कि अभी भी 20,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ और पेमेंट नहीं हुआ। तो आप संबंधित जिलों से ऐसे शिक्षकों की सूची मंगा लीजिए और संबंधित शिक्षकों की सूची मंगा करके आप देख लीजिए कि इनका एचआरएमएस अभी तक क्यों नहीं हुआ, और निर्देशालय स्तर पर अगर मामला फंसा है तो उसको सॉर्ट आउट करा दीजिए। और हम दोपहर में उनसे मिलने के लिए जब गए थे, निर्धारित जो समय निर्धारित उन्होंने किया था, जो उस समय हम पहुंचे तो नीचे जैसे ही हम उतरे हैं, क्योंकि वो उस समय चले गए थे कैबिनेट मीटिंग में, तो जब हम नीचे उतरे तो वहां पर गया के कुछ शिक्षक हमको मिल गए और अन्य जिलों के भी शिक्षक मिल गए। और उन लोगों ने बताया, तो मैं इस बात को बताया कि अभी आप आज ही आपसे हमारे शिक्षक लोग मिले इस मामले को लेकर, तो आपने कह दिया कि रवि जी से जाकर के मिल लीजिए, और जब वो लोग गए मिलने तो वहाँ नोटिस नहीं ली गई। तो इस बात को मैंने उनके संज्ञान में दे दिया है कि आप इस पर मंगा लीजिए, और उन्होंने इस पर हामी भरी कि मैं मंगा लेता हूँ सभी जिलों से कि किनका वेतन जो है लंबित है और इसको मैं कर देता हूँ। मैंने कहा कि वेतन के मुद्दे पर सर कोई समझौता नहीं किया जाए। तो ये बड़ा काम है। मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर में वेतन भुगतान से संबंधित मामले सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे। और आपको हमने ये भी दिया है उसमें कि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग करके जो लोग भी जिन लोगों का भी पूर्व से एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो चुका है, विद्यालय अध्यापक हैं और उनका जो है वेतन फिक्सेशन नहीं हो पाया है, उनका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, तो इन चीज़ों के लिए हमने दिया कि सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए। और प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन के मामले में, प्रधानाध्यापक के पदस्थापन के मामले में हमने उनको कन्विंस किया था कि भाई आप ये पोस्टिंग कर दीजिए। तो उनका कहना था कि ये हाई कोर्ट में जो है हाई कोर्ट स्टे लगाया है। तो मैं उस पर गया था कि प्रधानाध्यापकों के लिए तो आपने कर दिया, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे होगी। तो प्रधान शिक्षकों का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हमने आग्रह किया उनसे कि आप इस मामले में महाधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में प्रे करिए कि जल्द इसकी सुनवाई हो जाए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट में मामला फंस गया तो लंबे समय तक समय निकल जाएगा, तो फिर ये शिक्षक जो है इससे हतोत्साहित होते हैं। तो आप इनकी पोस्टिंग कर दीजिए, उसके लिए जल्द कैसे सुनवाई हो जाए हाई कोर्ट में, इसके लिए हमने बाकायदा एक मांग पत्र हमने वो अलग से स्पेशली मैंने इस मामले को दिया हूँ। 1 to 5 के शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स जो है लंबित है वो शुरू कर दिया जाए। 2014-16, 15-17 और 16-18 के दौरान जो लोग डीएलएड किए और उन लोगों को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको विरमण तिथि से इनको प्रशिक्षित का दर्जा दिया जाए, इनको प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए, लेकिन सरकार चली गई थी एलपीए में और सरकार एलपीए में हार गई। एलपीए ने, कोर्ट ने सरकार के दलील को खारिज कर दिया। तो हमने मांग किया कि आप जो है इस मामले में क्या कीजिए कि इन लोगों को आप दे दीजिए इसके लाइट में इनके विरमण तिथि से। तो इसका भी हमने बाकायदा एक मांग पत्र हमने दिया है। और सक्षमता 1 और 2 में जो विषय विसंगति के कारण जिन लोगों का अभी तक योगदान नहीं हो सका है, बहुत फोन आता है हमारे साथियों का, आप निश्चिंत रहिए, हमने अवगत करा दिया है प्रमुख सचिव महोदय को, लिखित रूप में हमने अवगत करा दिया है अलग से मांग पत्र देकर। और मुझे विश्वास है कि अगले सप्ताह में निश्चित रूप से जिन लोगों का भी विषय विसंगति वाला है उनका समाधान हो जाना चाहिए, मैं ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। ये फिर नया विज्ञापन निकलने वाला है, तो उसमें जो भावी नियुक्ति होने वाली है उनका जो कार्यानुभव है इसकी गणना उनके प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि से नहीं हो बल्कि उनकी नियुक्ति तिथि से हो, जिस प्रकार से प्रधान शिक्षकों के लिए तय किया गया था। और 18 महीने का जिन लोगों ने एनआईओएस से डीएलएड किया था और इसके आधार पर उन लोगों को योगदान पत्र नहीं दिया गया टीआरई 1-2 में,
सफल होने के बावजूद उनको प्रशिक्षित नहीं माना गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दे दिया। तो अब हम मांग कर रहे हैं कि भाई जो लोग उसमें क्वालिफाइड हैं, तो अब तो जब कोर्ट ने मुहर लगा दिया कि नहीं इनका प्रशिक्षण मान्य है, तो उनको आप योगदान का आदेश दे दीजिए। और सेवापूर्व प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उन लोगों के वेतन विसंगति के लिए विभाग ने पत्र जारी किया था, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस मामले में भी हमने उनसे आग्रह किया है। तो कुल मिला जुला करके जितनी भी प्रमुख बातें थी सभी चीज़ों को हमने उठाया है और सारी बातों को हमने उनके समक्ष रख दिया है। उन्होंने गंभीरता से सभी बातों को सुना है। हमारे सारे पेपर ले लिए हैं, लगभग मुझे लगता है कि 50-60 पन्ने का मेरा टोटल दस्तावेज था, सब हमने दिया है। खुद उन्होंने हाथ में लिया और उन्होंने बोला कि मैं इसको पढ़ूंगा। हाँ, पर उन्होंने कहा कि मैं एक एक चीज़ को मैं पढ़ूंगा, घर पर जाकर पढ़ूंगा और इसको मैं देखूंगा। खुद से अपने हाथ में लिया उन्होंने किसी दूसरे स्टाफ को नहीं दिया। और राज्य के अपर मुख्य सचिव महोदय को मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ पर जब मैं गया तो एक पदाधिकारी बैठे हुए थे, तो मैंने उनको इसके लिए भी धन्यवाद दिया है कि मैं राज्य के स्कूलों की दुर्दशा जब दिखाना शुरू किया कि आप क्लासरूम नहीं है, बिल्डिंग डैमेज है, कहीं जगह नहीं है, बच्चे कहाँ बैठेंगे, तो ये पहली बार एक ऐसा इन्होंने प्रयास किया कि संबंधित विद्यालय के शिक्षक वह स्वयं ई शिक्षा कोष ऐप पर अपने रिक्वायरमेंट को अपलोड कर दें कि उनकी क्या क्या जरूरतें हैं, भवन चाहिए, टीचर चाहिए, जो चाहिए। तो हमने कहा कि आपने जिस प्रकार से मांगा है यह बहुत काबिले तारीफ है, लेकिन आप मांग तो लिए हैं, इसको पूरा कर दीजिए। तो वहीं पर बैठे हुए थे एमडी, कहा कि इन्हीं को जिम्मा दिया गया, देखिए बैठे हुए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। तो मैंने कहा, उनसे भी कहा कि तो इसको आप कर दीजिए। और हमने स्पष्ट कर दिया कि 100% तो नहीं होगा, लेकिन अगर 90% भी अगर हो जाए, 80% भी अगर हो जाए और गरीबों के बच्चों को क्लासरूम मिल जाए, शिक्षक मिल जाए, पेयजल की सुविधा मिल जाए, शौचालय मिल जाए, सारी सुविधाएं मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा। और अपर मुख्य सचिव महोदय ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी चीज करने का भरोसा दिलाया है, कहा है उन्होंने।